ओके टक्कर। और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए है, सीए फाइनल्स के लिए। ठीक है, तो सीए फाइनल में अपना चैप्टर है दैट इज द प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे न्यूमरस क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 100+ क्वेश्चंस होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसमें आरटीपी, एमटीपी जो रीसेंट वाली है, इसके अलावा जितने भी पास पेपर्स के क्वेश्चंस होंगे, फिर जो एसएम में जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करते हुए ये कुछ ट्रिकी से क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो बिफोर आपके एग्जाम से पहले, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, एंड ये मस्ट है, और ये आप तभी देखना जब आपको प्रोफेशनल एथिक्स एक बार समझ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये यहाँ पे पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगी नहीं। द मेन थिंग इज मैं बस यहाँ पे जो मेरे को मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चंस लगे हैं वही मैं इस चीज को यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज ओपनिंग सेरेमनी के रिगार्डिंग अगर अपने न्यूज़पेपर में छाप देते हैं कि आज के डेट में मेरा ऑफिस खुला है, तो ये चीज में अपने गिल्टी हो जाएंगे अंडर क्लॉज 6 का 1 में। ठीक है, इसमें मैंने एमसीक्यूज भी डाला था। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि अपने को एनिवर्सरी अपना जब मनाते हैं कि 25 ईयर्स है, 50 ईयर्स का ऑफिस का मतलब एनिवर्सरी है, तब तो अलाउड रहता है। लेकिन वहीं पे जब अपने ऑफिस का ओपनिंग सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं, वो भी न्यूज़पेपर में छापते हैं स्पेसिफिकली, तो वो गिल्टी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 के क्लॉज में आता है, 7 नहीं आएगा। उसके बाद है अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें कंसेप्ट आता है सेक्शन 140 का। 140 क्या बोलता है कि जब भी कोई ऑडिटर को अपना रिटायर करते हैं, वो रिटायर हो रहा है, तो उसको हटा रहे हैं और बाकी दूसरे ऑडिटर को लेके आ रहे हैं, तो रिटायरिंग ऑडिटर को एक नोटिस जाता है और उसका वो रिप्लाई में अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजता है और उसको एजीएम में पढ़ा जाता है। उसमें बेसिकली वही रहता है कि भाई मेरा विलिंगनेस है आगे भी अपॉइंट होने का। अगर मैं अपॉइंट होता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं काम करूंगा, ऐसा वाला चीज रहता है। तो यहाँ पे आप अपना बड़ाई नहीं कर सकते, आप अपने बारे में अचीवमेंट्स और ये सब नहीं बता सकते कि मैंने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को सब पता है, इस तरीके से। जैसे वहां पे वर्ड्स यूज आएगा आपके क्वेश्चन में कि स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल वाला बात, तो ये सब में आप डायरेक्टली उसको गिल्टी कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो 6 वाला क्लॉज है, सॉलिसिट वाला जो बात है, वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ठीक है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वुडन से रिलेटेड। ठीक है, तो यूडिन अपने को जनरेट करना पड़ता है इन केस जहाँ पे जो ऑडिटर है वो, या जो सीएन प्रैक्टिस है वो, अगर ऑडिट कर रहा है, ऑडिट का है या फिर अटेस्टेशन सर्विसेज है या फिर कोई भी तरीके का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो उसको यूडिन जनरेट करना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि यूडिन जनरेट ही नहीं करता है, तो उस केसेस में अपने गिल्टी हो जाएंगे। एक तो आता है कि अपना जो जनरल वाला क्लॉज है, ठीक है, दैट इज द क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल। वो क्या बोलता है कि अगर कोई प्रोविजन कॉन्ट्रवेंशन करते हैं अपने किसी प्रोविजंस का या किसी गाइडलाइंसेस का, तो अपने इधर आता है। और एक होता है गापा का। ठीक है, गापा का अगर अपने फॉलो नहीं किए तो यहाँ पे गिल्टी हो जाएंगे। तो अपने अल्टरनेटिव तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, आइदर या तो आप ये लिख के आओ एग्जाम में या तो ये लिख के आओ। ठीक है, दोनों ही केसेस में आंसर राइट होगा। ठीक है, इसके अलावा सोने में सुहागा लग जाएगा, अगर आपका जो चैप्टर है अपना, वो भी आप उसको मेंशन कर दो। ठीक है, देखो अगर क्लॉज मेंशन करना है, आप ये दोनों में से कोई भी अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका चेक डिसऑनर वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें आंसर सबको पता है कि चेक डिसऑनर होगा तो भाई इंसुफिशियंसी ऑफ फंड के कारण है, तो यहाँ पे अदर मिसकंडक्ट में ऑडिटर फंस जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग कि अपने लिखेंगे कैसे इसको। ठीक है, सिर्फ अदर मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 2 का 4 का 1 पे ऐसे दिखाने से तो काम नहीं चलेगा, उसमें तो मार्क्स नहीं आएगा। तो उसको कैसे लिखना है, सेक्शन 21 को भी रेफर करना है, ये बोलते हुए कि भाई अगर कोई सीएन प्रैक्टिस है, सॉरी ये तो जनरल में लगेगा, तो जनरली कोई भी सी है उसको, अगर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट कहीं भी फंस जाता है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लगती है। तो वो वाले चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में लिखना है कि भाई अगर अ, इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई चेक डिसऑनर होकर ये आ जाता है कि भाई जो चेक है रेफर टू ड्रॉवर करके, और किसी भी रीजन से आता है, तो अपने इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं कमिटेड टू ऑफेंस हो जाता है अपने खिलाफ में। तो इस वजह से
ये वाला जो है अदर मिसकंडक्ट में अपने फंसेंगे इधर। उसके बाद अपने को आएगा कि शेयरिंग आपने फीस किया विथ रजिस्टर वैल्यूअर के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बना के आएगा कि भाई एक इंसान था जो इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, तो इंजीनियर बन चुका है, वो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन करके आपको देता है, ठीक है। और वो रजिस्टर वैल्यूअर है, तो रजिस्टर वैल्यूअर है, ठीक है। और ये क्या इंजीनियर है बंदा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि रजिस्टर वैल्यूअर के साथ ना आप शेयरिंग ऑफ फीस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में देना, तो यहाँ पे आप गिल्टी हो जाओगे 3 का 1 का 1 में। लेकिन वहीं पर अगर ये रजिस्टर वैल्यूअर आपको बोले कि भाई ये भी तो सीए ही है, तो सीए के साथ तो काम कर ही सकता है, सीए से काम ले सकता है, वहां पे रेफरल फीस वगैरह सब कुछ अलाउड होता है। इन दैट केस अपने गिल्टी नहीं होंगे। वहीं पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैक्स ऑडिट के ऊपर, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट में एक जनरल सा चीज है कि भाई अपना टैक्स ऑडिट कितना एक्सेप्ट कर सकता है, 30 इंटू जो भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हो गए इन द फर्म, ठीक है। तो अगर 2 पार्टनर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 इंटू 2 दैट इज 60। उसमें कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ए और बी पार्टनर है, तो ए अपना पूरा का पूरा 60 क्लाइंट्स के डील करता है, और बी को बोल दिया जाता है कि आप कोई भी साइन मत कीजिए, वो भी ठीक है, वो भी चल जाता है, इधर लिखा हुआ है ये चीज। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो अपने ऑडिट करते हैं ना, ये 30 इंटू नंबर ऑफ पार्टनर्स करते हैं, तो ये जो लिमिट अपने डिसाइड करते हैं ना, इस लिमिट में अपने को जो 44 AB है ना, बस उसी को लेना है। बाकी कोई भी नाम से आ जाए, 44A, 44AD, 44ADA, 44AE, कुछ भी आ जाए, किसी को भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, अब आर्टिकल के ऊपर बहुत अच्छा पॉइंट्स आता है। जैसे कि आपको बोलेगा कि आर्टिकल के साथ ना आप एग्रीमेंट करके बैठे हो। प्रिंसिपल क्या किया है, आर्टिकल के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई मैं तो तुमको एनुअली पे करूंगा, और आर्टिकल साइन भी कर देता है, इस चीज को एग्री करता है। या फिर बोलता है कि हम आपको हाफ ईयरली पे करेंगे विद इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा अगर एग्रीमेंट भी अपने करें ना, वो पॉइंट ऑफ इनिशियो हो जाएगा। तो थिंग इज यहाँ पे रूल 48 प्रिवेल करता है। रूल 48 ना आर्टिकलशिप के मतलब ऊपर है, तो इसमें गाइडलाइंस लिखे हुए हैं कि भाई आर्टिकल को क्या क्या राइट है क्या नहीं है, उसको मंथली स्टाइपेंड मिलना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। तो अपने अगर रूल 48 फॉलो नहीं करे तो कहीं ना कहीं आईसीए का गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे, ये सब हो जाएगा। रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज वाई गिल्टी हो जाएंगे 1 2 का 2 में। इसके अलावा एक और पॉइंट है इसी के रिगार्डिंग कि भाई अपने विदाउट सीओपी, सीओपी नहीं था अपने पास, ठीक है, उसके बावजूद भी अपने सर्टिफिकेट इशू कर दिया, या फिर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इशू कर दिया, साइन वाइन कर दिया, तो या ओपिनियन दे दिया, तो ये सब में अपने गिल्टी हो जाएंगे इधर ही, कि आपने कहीं ना कहीं आईसीए के प्रोविजंस को, गाइडलाइंसेस को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। इस वजह से इधर आ जाएंगे। इसके बाद जनरली क्या होगा कि अगर आर्टिकल वाला बात है वो यहीं पे फंसेगा, लेकिन कहीं कहीं एक दो ठो सिचुएशन ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आर्टिकल वाला बात इधर नहीं फंसेगा। जैसे कि एक सिचुएशन है, मैं एग्जांपल में ले रही हूँ, ठीक है। इस चीज को आप सुनो अच्छे से, कि अगर एक आर्टिकल है, उसका क्या हो रहा है, हाँ, तो उसका क्या हो रहा है कि जैसे एक फर्म है, उसमें जो पार्टनर है ना, जो सीए इन प्रैक्टिस प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे जैसे अपना इलेक्शंस होता है, ठीक है। तो उस पे आर्टिकल को उसमें कैंपेनिंग में भिड़ा दिया, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल वर्क के अलावा कुछ और काम करवा रहे हैं उससे, या उसको बोल रहे कि तुम जेरोक्स करो, प्रिंटिंग करो, ये सब करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अदर मिसकंडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ पे ये जो गिल्टी है वो अंडर 1 का 2 का 2 में होगा, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर 9, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स रिगार्डिंग के अपना ऑडिट फीस जो है ना, वो अदर ऑडिट फीस के कंपैरिजन में, मतलब बोला जाता है कि जो अदर ऑडिट फीस, अदर देन दी ऑडिट फीस जो अपने को रिसीव हो रही है, वो अपना ज्यादा या ज्यादा नहीं होना चाहिए एज कंपैरिजन टू दी ऑडिट फीस, मतलब वो उसके बराबर तक हो सकती है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। लेस देन भी चलेगा बट ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये जो लिमिट है ना, दैट इज एप्लीकेबल है टू द लिस्टेड कंपनी, ठीक है, अपना पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी जितनी भी है, और एक पब्लिक कंपनी जहाँ जिसका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ होगा। तो ये बात को ध्यान में रखना कि ऑल द कंपनीज में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना अकॉर्डिंग टू चैप्टर 9 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के हिसाब से। इसके बाद ये जो अपना अदर फीस का कैलकुलेशन, अदर देन ऑडिट फीस, उसके कैलकुलेशन में ये एकदम मस्त ध्यान में रखना कि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इसमें आपको एक्सक्लूड करते हुए चलना है। कोई भी अदर टाइप का ऑडिट होगा तो एक्सक्लूड कीजिए उस फीस को,
सर्टिफिकेट का काम है उसको एक्सक्लूड कीजिए, या फिर अगर रिप्रेजेंटेशन का काम है बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी या किसी भी अदर अथॉरिटी के सामने, तो वो चीज को आपको एक्सक्लूड करते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद अपने आते हैं चैप्टर 8 ऑफ दी आपका काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अपना नंबर ऑफ स्टेचुटरी ऑडिट अपने असाइनमेंट कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं एज एन ऑडिटर। तो आपको इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से लिखा है, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना अच्छे से अगर आपको डिटेल में देखना है तो। बाकी मैं बता देती हूँ कि जैसे डोरमेंट ओपीसी कंपनी है उसमें अनलिमिटेड है, ठीक है। अब कितना भी आपके पास डोरमेंट ओपीसी कंपनीज आ जाएगी, आप इसको ऑडिट अनलिमिटेड वे पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर अगर स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी कौन सी वाली, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, तो इस केसेस में आपको मैक्सिमम 30 एक्सेप्ट कर सकते हो, और अदर्स के केस में आपका 20 है, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद हाँ, अब क्या होता है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, जैसे एक ऑडिटर जा रहा है तो दूसरा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो अपने क्या करते हैं ना, न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और उसको अपॉइंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से आपको घुमाएगा, आपको बोलेगा कि नया ऑडिटर जो आया वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हुए चला प्रीवियस ऑडिटर के साथ, यानी कि जो उसका क्लॉज है 8 का 1 का 1 में वो वाला चीज फॉलो किया। फिर उसको फिर वो ये भी लिखेगा कि भाई मीटिंग और रिजोल्यूशंस वगैरह भी जो ऑडिटर है उसने देखा था, तो उस चीज को भी कंप्लाई करते हुए चल रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर देता है ना, वो तुरंत ही गिल्टी हो जाएगा। द थिंग इज, उसने ये जो क्लॉज है सेक्शन 139 को, उसने उसको कंप्लायंसेस चेक ही नहीं किया, मतलब उसका जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो ही गलत बुनियाद में हुआ है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट, उसका अपॉइंटमेंट कर ही नहीं सकता है। इसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए था एजीएम पे कहीं ना कहीं, ठीक है। एजीएम में होना चाहिए था, और प्लस यहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर उसको अपॉइंट करना चाहिए था, लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट है वही गलत हुआ है। तो यहाँ पे वो क्लॉज 9 का 1 का 1 में फंस जाएगा। 9 का 1 का 1 में क्या लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे, मतलब इसको पढ़ने का तरीका वही था, हम बता ही दी थी पहले कि क्लॉज 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। हाँ, तो यहाँ पे वो क्यों फंसेगा, द थिंग इज कि यहाँ पे ये बोला जाता है कि आपको जब ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो 139 140 को कंप्लायंस हुआ है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए आपके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये तो जनरल सा चीज है जो आपको चेक करते हुए चलना है, तो आपने ये चीज को चेक ही नहीं किया। बीओडी आपको अपॉइंट करे, ये अलाउड नहीं है अनटिल अनलेस वो कोई कैजुअल वैकेंसी वाला केस हो, यहाँ पे तो वो है नहीं, एंड दैट इज वाई गिल्टी। इसके बाद आपको ये क्वेश्चंस भी रिपीट होते हुए बहुत बार दिखेगा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट आपका 23 लाख का बैलेंस शीट में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो 76,000 का, मतलब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ऑडिटर ने यहाँ पे जो है ग्रॉस नेग्लिजेंसी की है, अपना काम ढंग से नहीं किया। तो यहाँ पे तो पहला बात, जो अपना 7 है वो तो आ ही जाएगा कि 7, क्लॉज 7 पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल वाला, ठीक है। इसके बाद ये भी आ जाएगा कि आपने सुफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बिना ही आपने साइन कर दिया, और आपने एग्जामिन भी नहीं किया, इसलिए 2 भी आ जाएगा। तो ये बात को ध्यान में रखना, यहाँ पे 2 7 8 तीनों आएगा ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड शेड्यूल का, ठीक है। फिर से एक बात आ जाता है आर्टिकल का। अब इस आर्टिकल वाले बात में क्या लिखा हुआ है कि जब अपने आर्टिकल का फॉर्म भरते हैं ना, तो उस फॉर्म पे अपने लिख दिया कि भाई मेरा जो आर्टिकल है वो काम करता है 10 से 5 बजे तक ऑफिस में। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये तो 10 से 2 बजे तक तो कॉलेज ही जाता है, यानी कि उसने जो फॉर्म है ना वो गलत भरा था, आर्टिकलशिप का फॉर्म। तो आर्टिकलशिप का फॉर्म तो कहीं ना कहीं अपने आईसीए को देते हैं, यानी कि आईसीए को इधर फॉल्स इन्फॉर्मेशन जा रहा है, दैट इज वाई 3 का 2 का 2 तो हो गई, ठीक है। लेकिन इसको अल्टरनेटिव तरीके से अपने 1 2 2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जनरल गाइडलाइंस है आईसीए का, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको आपने फॉलो नहीं किया है, दैट इज वाई अपना ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक कॉमन सा ये भी क्वेश्चंस बहुत बार दिखेगा आपको कि एक ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, एमडी बनना चाहता है, एक सीएन प्रैक्टिस। तो वो क्या कर रहा है, ऐसी कंपनी में बन रहा है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देने का काम करती है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन ये भी बोलेगा कि डायरेक्टर बनने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, फुल टाइम सीओपी को होल्ड कर रहा है, आर्टिकल को ट्रेन कर रहा है, अपना काम वाम कर रहा है, और वो भी विदाउट परमिशन लेते हुए कर रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि भाई इसको जनरल क्लॉज में डाला गया है, ठीक है। जब अपने अपना जो क्लॉज है ना 11 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, तो उसमें आपने पढ़ते हैं तो वहां पे उतना ही लिखा हुआ है कि भाई जो सीएन प्रैक्टिस है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकता है, और वो भी विदाउट परमिशन बन सकता है।
और उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिटिंग फीस ही ले सकता है वो, ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ है। लेकिन जब अपने जो अपना काउंसिल का जनरल गाइडलाइंस है उसका जो अपना चैप्टर 17 है ना, वो पढ़ेंगे ना, तब आपको क्लैरिटी मिलेगा कि इसमें ना प्रायर अप्रूवल बिना, मतलब यहाँ पे जनरल एग्जामेशन दिया गया है। अगर कोई सीएन प्रैक्टिस, एमडी, डब्ल्यूटीडी या फिर अपना मैनेजर बनना चाहता है इन ऐसी कंपनी, स्पेसिफिकली यही कंपनी में जहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम चलती है, तो वो चीज अलाउड है, जनरल परमिशन में दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें वो फुल टाइम सीओपी भी होल्ड कर सकती है, आर्टिकल को ट्रेन भी कर सकती है, सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा ये बात ध्यान में रखना, वो वही कंपनीज में नहीं बन सकती जहां पे वो ऑडिट कर रही है, ठीक है। तब तो भाई तुरंत ही जो अपना क्लॉज 4 का पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल है, वो वहां पे गिल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। और मैं इस वीडियो को इतना ही शॉर्ट रखूंगी, बस 15 मिनट के अंदर ये सब कवर हो गया, 15-16 मिनट के अंदर। और यस, और ये जो स्पेसिफिक मैं बोल रही थी कि ये वीडियो में डालूंगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिसको पूरा एक्सप्लेनेशन तरीके से इसको समझना है, वो आप समझ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, एंड होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। थैंक यू।